ओके। सो आज हमें डिस्कस करना है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम डिस्कस करेंगे इससे। हमें सिटीजनशिप के बारे में क्या पढ़ना है, बेसिकली पहले ये हम देख लेते हैं। हमें ये समझना है कि सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है, नागरिकता का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ है। उसके बाद हम इसकी दो थ्योरीज हैं, लिबरल थ्योरी है, रिपब्लिकन रिपब्लिकन या कम्युनिटेरियन थ्योरी है, उन दोनों थ्योरीज को हम समझेंगे। और साथ साथ में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो जो प्रावधान है, जो जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सिटीजनशिप से जुड़े कुछ और कंसेप्ट भी है, जैसे कि एनआरसी है ना, सिटीजन अमेंडमेंट बिल है। तो ये जो चीजें हैं ये पीडीएफ में है, बाद में आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसे जरूर आप देख लेना, पढ़ लेना। लेकिन आपको पता है कि उतना टाइम हमारे पास नहीं बचेगा कि हम उन्हें भी डिस्कस कर ले। तो हम कंसेप्ट सिटीजनशिप का, दोनों थ्योरीज और इंडिया से जुड़े कुछ प्रावधान के बारे में बात करेंगे, और कुछ चीजें यहाँ पे हम स्किप भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहले ये तीन कोटेशंस हमें देख लेने स्टार्टिंग में ही, ताकि थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सके और ये पता चले कि कुछ स्कॉलर्स क्या कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। वो कह रहे हैं कि सिटीजनशिप का मतलब और कुछ भी नहीं, सिटीजनशिप का मतलब है कि आप देश के लिए सर्विस करें, देश के लिए सर्विस करें, देश के लिए आप अपनी ड्यूटीज को पे कीजिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। और सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि आप अपने देश के लिए, स्टेट के लिए बतौर सिटीजन होते हुए आप कुछ ड्यूटीज को पे ऑफ करोगे, कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करोगे, तो उस कंसेप्ट को, उस थ्योरी को कहा जाता है रिपब्लिकन या कम्युनिटेरियन थ्योरी। आगे जाके डिटेल में समझेंगे। प्लेटो लिखते हैं द सिटी इज व्हाट इट इज बिकॉज आवर सिटीजन्स आर व्हाट दे आर। वो कह रहे हैं कि जो सिटी है, राज्य, सिटी स्टेट की बात कर रहे हैं ना, हम उसे राज्य कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में। वो कह रहे हैं कि एक राज्य का जो स्वरूप है वैसा होता है जैसे सिटीजन होते हैं, जैसे सिटीजन होंगे वैसा ही राज्य होगा, ये वो बात कर रहे हैं। वी हैव, यानी कि सिटीजन्स कितने ज्यादा जरूरी हैं, सिटीजन्स अच्छे हैं, सिटीजन्स आप कह सकते हैं कि सेल्फिश है तो स्टेट सेल्फिश होगा, सिटीजन अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है तो स्टेट भी वैसा ही होगा। वी हैव कम टू इक्वेट सिटीजनशिप एज एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केट रिलेशंस। ये आप कह सकते हैं कि माइकल सैंडल ने ये बात कही है, ठीक है, कि सिटीजनशिप और कुछ भी नहीं, जो मार्केट रिलेशंस हैं उसी का एक्सटेंशन है। यहां पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये थ्योरी है रविंद्रनाथ टैगोर की, एक स्पिरिट ऑफ वेस्ट, नेशन ऑफ वेस्ट, उस तरफ इशारा कर रहा है कि जो नेशन ऑफ वेस्ट है, यानी कि जो स्टेट का कंसेप्ट है, वो और कुछ भी नहीं। ये मैं अभी टैगोर साहब की बात कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि स्टेट या नेशन और कुछ भी नहीं, बल्कि स्टेट या नेशन बनाया गया है ताकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका फायदा हम सबको मिल सके। तो उसके लिए, यानी कि मार्केट रिलेशंस, मार्केट का जो प्रॉफिट है वो सब तक पहुंच सके, उसीलिए हमने सिटीजनशिप को डेवलप किया, एक स्टेट को डेवलप कर लिया। ये वैसी बात है। ओके, इसमें देश, देशभक्ति, वेलफेयर, एक दूसरे के साथ प्यार, ऐसी कोई चीजें नहीं है। ये सिर्फ मार्केट रिलेशन है, सिटीजनशिप और कुछ भी नहीं। ये तीन कोटेशन मैंने शुरू में बता दिए, इन्हें ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में कभी पूछे जा सकते हैं। हिंदी में देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी में है नागरिकता देश की सेवा में निहित है, जवाहरलाल नेहरू साहब। ये शहर ऐसा है क्योंकि हमारे नागरिक वही हैं जो वो हैं, है ना, जैसे लोग हैं वैसा शहर होगा। हम बाजार संबंधों के विस्तार के रूप में नागरिकता की बराबरी करने आए हैं, या करके देख सकते हैं, या उसी के रूप में हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाजार संबंध और नागरिकता एक ही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों के याद रखना नाम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश जैसे भी आप लिखना चाहते हो अपने नोट्स में लिखना, और यहां से अभी लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर बाद में पीडीएफ से लिख लेना, टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लेना, है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। अभी हम थ्योरी की तरफ आएंगे। ये हमने कुछ कोटेशंस देख लिए ताकि थोड़ा सा ना एक फिलोसॉफिकल माहौल बन जाए, इन्वायरमेंट बन जाए, ताकि हमें पता चले कि सिटीजनशिप क्या है। अभी सिटीजनशिप क्या है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता क्या है।
तो कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद मॉडर्न स्टेट। देखो सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है ना वो स्टेट से जुड़ा है, राज्य से जुड़ा है। राज्य के बिना सिटीजनशिप हो ही नहीं सकती, राज्य के बिना सिटीजनशिप हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिटीजनशिप और कुछ भी नहीं, राज्य की क्या है, मेंबरशिप है, मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। सो सिटीजनशिप क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिटी की एक मेंबरशिप है। और अगर हम बात करें, क्योंकि जब ना हम सिटीजन की बात करते हैं तो साथ में हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा सिटीजन, सिटीजन का मतलब है, अच्छा सिटीजन इंडिया के सिटीजन तो उन्हें राइट टू वोट है, उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, ऐसी चीजें आती हैं। तो सिटीजनशिप अपने साथ कुछ राइट्स और ड्यूटीज लेके आती है। इसे सोच के देखिए कि जब भी आप किसी भी देश के मेंबर बनते हो, सिटीजन बनते हो, तो आपको कुछ राइट्स वहां पे मिलते हैं, कुछ ड्यूटीज भी आपको परफॉर्म करनी होती है। तो ये दो चीजें हमेशा आपको सिटीजनशिप के साथ ही मिल जाती है, बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसे में आप देखोगे कि राइट्स और ड्यूटीज की बात आज हो रही है, क्या पहले भी हुआ करती थी ऐसी बात? क्या मॉडर्न स्टेट से पहले ऐसी बात होती थी? क्या जब चर्च पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा था जब ऐसी बात हो रही थी? ऐसी बातें नहीं हो रही थी उस टाइम पे। जो आप कह सकते हैं कि जो मेंबरशिप है या जो स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज है, आप देखते होंगे कुछ ही लोगों तक सीमित थे। जो अमीर लोग हैं, जो फ्यूडल्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि राजा के परिवार से है, बाकियों को तो कोई राइट और ड्यूटी होती नहीं थी। आपको पता है कि बाकियों को तो स्लेव की तरह समझा जाता था। तो ये जब मॉडर्न स्टेट बना, मॉडर्न स्टेट बना जब नए तरीके का राज्य, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, 1648 के बाद ये बात हुई, जब हमने ये डिसाइड किया, जब हमने ये डिसाइड किया कि ये है स्टेट, इस तरीके का स्टेट होगा। जब हमने स्टेट की डेफिनेशन सेट की, उसके बाद ही सिटीजनशिप की डेफिनेशन सेट की जा सकी है। ठीक है, अभी ये सोचो कि अगर स्टेट की डेफिनेशन सेट नहीं है तो सिटीजनशिप की क्या डेफिनेशन होगी? नहीं हो सकती ना। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद आपको पता है कि 1648 के बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हमने सेट किया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो ये क्या है, ये है टेरिटरी होगी इसमें, है ना, इस चार एलिमेंट की बात हुई, बिल्कुल टेरिटरी होगी इसमें, सोवरेनिटी होगी, पॉपुलेशन होगी और गवर्नमेंट होगी। तो जब हमने इसमें ये कहा टेरिटरी, ठीक है, यानी कि ये टेरिटरी है, अच्छा ठीक है, सोवरेनिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर हमने कहा पॉपुलेशन, एक निश्चित पॉपुलेशन, जो इस टेरिटरी में रहने वाली पॉपुलेशन है वो भी स्टेट का पार्ट है, स्टेट का पार्ट है। और यही पॉपुलेशन क्या है, सिटीजनशिप है, यही सिटीजन्स है। तो सिटीजन का कंसेप्ट कहां से आया, जब मॉडर्न स्टेट बना। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न स्टेट ने सिटीजनशिप को स्टेट का ही पार्ट माना, सिटीजन को स्टेट का ही पार्ट माना। उन्होंने कहा जब तक सिटीजन नहीं है तो स्टेट नहीं है। क्या पहले लोग राज्य में नहीं रहते थे? क्यों नहीं रहते थे, बिल्कुल रहते थे, लेकिन इस बार उन्हें राज्य का, स्टेट का पार्ट माना गया, स्टेट का पार्ट माना गया और कहा गया कि इस टेरिटरी में रहने वाले जो सारे लोग होंगे वो स्टेट का पार्ट होंगे, उनके बिना स्टेट नहीं है। यानी कि आप देखो कि अगर सिटीजनशिप नहीं है तो स्टेट भी नहीं है, और स्टेट नहीं है तो सिटीजनशिप नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं। ठीक है, और आपको पता चल गया कि राइट्स और ड्यूटीज हमें कुछ ना कुछ उसके साथ मिलती हैं। चलो ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। अभी सिटीजनशिप से जुड़ी कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। सो सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप है मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जैसे आप अपने परिवार के मेंबर हो, फैमिली के मेंबर हो, एक स्कूल के मेंबर हो सकते हो आप क्योंकि वहां पे पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के मेंबर हो सकते हो, आप बहुत सारी चीजों के मेंबर होते हो, आप एक क्रिकेट टीम के मेंबर होते हो, बहुत सारी चीजों के मेंबर होते हो। इसी तरीके से जब आप एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर होते हो, जब आप एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर होते हो तो आपको सिटीजन कहा जाता है। और पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर होने का मतलब है कि आप सिटीजन हो उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के। मेंबरशिप इज सॉरी सिटीजनशिप इज नथिंग बट मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, ये सिर्फ एक मेंबरशिप है। और पॉलिटिकल कम्युनिटी से क्या तात्पर्य है हमारा, क्या मीनिंग है पॉलिटिकल कम्युनिटी? तो स्टेट, स्टेट की बात कर लो, कंट्री की बात कर लो, ये सारी क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिटीज हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटीज हैं। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे एक सत्ता है,
एक आप कह सकते हैं कि सीमित टेरिटरी है, वहां पे सोवरेनिटी है, सीमित टेरिटरी है, वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर काम करेगा। तो ये पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, स्टेट कह लो, कंट्री कह लो, तो उसके आप मेंबर हो, यही सिटीजनशिप है। और सिटीजनशिप हमेशा एक लीगल स्टेटस होता है, क्योंकि आपका राज्य आपको एक लीगल स्टेटस देता है, लीगली आपको सिटीजनशिप या मेंबरशिप देता है। ऐसा तो नहीं है, आपको पता है कि किसी पार्टी में आप चले जाते हो तो वैसे तो आपको वहां पे इनविटेशन मिलता है, लेकिन कई बार होता है कि बिना इनविटेशन के भी आप चले जाते हो, वहां पे मेंबर बन गए उस पार्टी के। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको लीगली पूरा स्टेटस दिया जाएगा कि हाँ जी अभी आप मेंबर हो। आपको वोटर आईडी कार्ड हमने दिया है, पासपोर्ट हमने दिया है, आधार कार्ड दिया है, ये तीनों चीजें आपने हमसे ले ली, ठीक है, अपनी यूनिक आपने आइडेंटिटी ले ली हमसे, ठीक है, तो अभी आप सिटीजन हो। ओके, पॉलिटिकल कम्युनिटी, स्टेट या कंट्री की मेंबरशिप ही क्या है, सिटीजनशिप है ना। और ये लीगल रिकॉग्निशन है कि आज से आप हमारे मेंबर हो। ओके, और ये हमने बता दिया आपको कि राइट्स और ड्यूटीज आपको साथ में मिलते हैं। चलिए एक बार हिंदी में भी देख लो बस इसे जल्दी से। सिटीजनशिप क्या है, एक राजनीतिक समुदाय की सदस्यता है। ये कानूनी स्थिति है, किसी राज्य की सदस्यता की कानूनी मान्यता है कि आज से सदस्यता, आपकी सदस्यता को कानूनी मान्यता, आप इंडिया में रह रहे थे 10 साल से, लेकिन आज से हमने आपको कानूनी मान्यता भी दे दी, आप हमारे सिटीजन भी हो। ये एक राजनीतिक समुदाय किसे कहते हैं, कि राज्य या देश को। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे एग्जाम्पल है। सदस्यता, जब आपको सदस्यता मिलती है तो कुछ अधिकार भी मिलते हैं, कर्तव्य भी मिलते हैं, और कुछ विशेष अधिकार भी मिलते हैं सिटीजनशिप के साथ ही। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जल्दी से आ जाएंगे, तो सिटीजनशिप इन इंडिया, तो इंडिया में ये यूनियन लिस्ट में शामिल है ये सब्जेक्ट, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में कभी पूछा जा सकता है कि किस लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है सिटीजनशिप के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 2 में है। किस लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है। किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 2 में है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में डिटेल में हमारे यहाँ लिखा गया है। एक और चीज याद रखना, ये एक आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट है, कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपको पता है कि जो हमारा पूरा का पूरा संविधान है वो लागू कब हुआ था ना, तो कब लागू हुआ है, तो हमारा पूरा का पूरा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है ना। ये आप सभी को पता है लागू होता है, लेकिन ये बन के तैयार हो गया था नवंबर 26 1949 तक ही। 1949 तक तैयार हो गया था, हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन अभी केम इनटू फोर्स, अभी तक लागू नहीं हुआ था, है ना। लेकिन कुछ पार्ट थे जो लागू हो गए थे नवंबर 26 से ही। तो उसी में एक चीज थी सिटीजनशिप। तो जो सिटीजनशिप के प्रावधान है, सिटीजनशिप से जुड़े आप क्या सकते हैं कानून है, सिटीजनशिप से जुड़े जितने भी प्रोविजंस हैं, वो 26 नवंबर को ही वो लागू हो गए थे, जब इसे हमने अडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था, उसी दिन से लागू हो गए थे। बाकी का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था, अगले साल जाके। तो सिटीजनशिप से जुड़ी ये बात है, इसीलिए मैंने आपको यहां बता दी। और सभी बच्चे याद रखना, टेलीग्राम पे ही आपको सारी चीजों की पीडीएफ मिलेगी, सारी क्लासेस की। तो लिंक वैसे मैंने शेयर कर दिया है, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो, पिन किया हुआ है। इसके अलावा अगर फिर भी ना वहां से कनेक्ट हो तो आप इसे सर्च कर लेना, अनअकैडमी NTA_कमलवीर सिंह नाम से ये चैनल है। तो अभी हम बात करते हैं थ्योरीज की। तो पहली थ्योरी है सिटीजनशिप से जुड़ी हुई, जिसे लिबरल थ्योरी कहते हैं, लिबरल थ्योरी कहते हैं। अभी लिबरल थ्योरी नैरो व्यू है, नैरो अप्रोच है, नैरो थ्योरी इसे कहा जाता है। ऐसा क्यों, हम समझेंगे अभी। तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो लिबरल थ्योरी है और दूसरी थ्योरी है रिपब्लिकन, दो थ्योरीज है मेनली जो हम सिटीजनशिप में पढ़ते हैं। एक तो लिबरल थ्योरी है, दूसरी रिपब्लिकन थ्योरी है। और रिपब्लिकन और कम्युनिटेरियन थ्योरी एक ही है ना, एक ही जैसे बात करते हैं। तो ये जो दोनों थ्योरीज है, लिबरल और रिपब्लिकन कम्युनिटेरियन, इनमें डिफरेंस क्या है, किस चीज के ऊपर इनके बीच में मतभेद है। तो इनके बीच में जो मतभेद है, जो डिस्प्यूट है, जो डिफरेंस है, वो एक क्वेश्चन के ऊपर है। एक क्वेश्चन तो ये पहला कि सिटीजन किसे बनाया जाए, कि आपके देश का सिटीजन कौन बन सकता है, आपके देश का सिटीजन कौन बन सकता है। तो वो कौन होगा जो आपके देश का सिटीजन होगा।
पहले तो ये चीज में इन दोनों का मतभेद है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कि कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होंगी ना, कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी तो आपको सिटीजन बनाया जाएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं, इन दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, ये पहली तो इसमें डिफरेंशिएट करता है। दूसरी चीज ये बात करते हैं कि आप सिटीजन बन जाओगे, ठीक है, सिटीजनशिप आपको दे दी गई। सिटीजनशिप के बाद अभी आपके राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या होंगी। अभी राइट्स और ड्यूटीज भी दोनों अलग अलग बताते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट, दोनों में डिफरेंस है, तो ये याद रखना। पहले अभी लिबरल थ्योरी की बात करते हैं। अभी नैरो व्यू क्यों इसे कहते हैं, अभी नैरो व्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि ये कुछ कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स की बात करता है। तो लिबरल थ्योरी जो सिटीजन बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स देता है कि क्या क्या जरूरतें हैं, तो वो बहुत कम है, वो जरूरतें बहुत कम है, रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस बहुत कम है, इसीलिए इसे नैरो व्यू कहा गया। और सिटीजन बनने के बाद आपको राइट्स और ड्यूटीज के बारे में भी ये बहुत कम बात करता है, इसीलिए इसे नैरो कहा गया, क्योंकि राइट्स की बात करता है, ड्यूटीज की बात ही नहीं करता। ठीक है, समझिए इसे कि लिबरल व्यू को नैरो व्यू कहा, क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि पहली बात तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत कम है। ठीक है, दूसरी चीज, सिटीजन बनने के बाद आपको जो राइट्स दिए जाएंगे उसकी ये बात करता है, आपके लिए जो ड्यूटीज होंगी उसकी बात ये करता ही नहीं है, इसीलिए इसे नैरो व्यू कहा गया। तो सिटीजनशिप क्या है लिबरल्स के अकॉर्डिंग, सिटीजनशिप इज द मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जो टी एच मार्शल वाली बात हमने की ना, वही बात है कि सिटीजनशिप का मतलब है एक मेंबरशिप होना। अच्छा ठीक है, अब मेंबर बन गए, आप मेंबर बन गए एक देश के, लेकिन आप उस देश की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उस देश के लिए आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, आप मेंबर बन चुके हो, लेकिन आप अपने देश के लिए आप कह सकते हैं कि कोई चीज नहीं कर रहे, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पॉलिटिक्स में, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे सोशल लाइफ में, आप अकेले रह रहे हो मेंबरशिप लेके, बस कुछ राइट्स मिले, अकेले रह रहे हो, यही वो कहते हैं कि यहां पे रिक्वायरमेंट है। एक ही चीज है, सिटीजनशिप का मतलब है मेंबरशिप, मेंबरशिप के बाद आपको कुछ करना चाहिए, उसकी बात ये नहीं करते, बस ये यहीं पे खत्म हो जाता है कि मेंबरशिप मिल गई, बात खत्म। जैसे होता है ना कि जिम की मेंबरशिप मिल गई, अभी किसे कहेंगे कि जो एक जिम्नास्टिक है, सॉरी, जो आप कह सकते हैं कि एक एक इंसान है जो कि अच्छा, क्या कहेंगे, ऐसे क्या वर्ड होना चाहिए, जो जिम जाता है उसे क्या वर्ड कहना चाहिए। किसे कहेंगे कि एक हेल्दी पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है या बॉडी बिल्डर है, तो किसे कहेंगे जो हेल्दी पर्सन है, बॉडी बिल्डर है, जो जिसके पास जिम की मेंबरशिप है वो हेल्दी पर्सन है, बॉडी बिल्डर है, ये लिबरल्स कहते हैं। लेकिन ये इस चीज की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये इस चीज की बात नहीं कर रहे, ये इस चीज की बात नहीं कर रहे कि वो फिट तब होगा, हेल्दी तब होगा, बॉडी बिल्डर तब होगा अगर वो मेंबरशिप के बाद जिम में जाएगा भी, उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि जाए ना जाए, बस इसने मेंबरशिप खरीद ली, आज से ये फिट है, आज से ये हेल्दी है, आज से ये बॉडी बिल्डर, सब कुछ बस हो गया इसका, इसने मेंबरशिप ले ली, तो इनका मतलब बस मेंबरशिप तक सीमित है। ठीक है, फोकस ऑन राइट्स एंड लिबर्टीज दैट कम अलोंग विद सिटीजनशिप। आपको पता है कि जब आप सिटीजन बनोगे तो वो देश आपको कुछ लिबर्टीज देगा, राइट्स देगा, उसकी बात ये करते हैं, लेकिन आपको कुछ ड्यूटीज होंगी उसकी बात नहीं करते, ये बस ये लिबर्टीज, इनका मतलब है कि सिटीजनशिप का मतलब बस इतना है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा स्टेट, दैट्स इट, इससे आगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और ना हम करेंगे, हमारी इतनी जरूरत है, हमें सिटीजन बना लो। क्यों बना ले आपको सिटीजन, कि आप हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। चलो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, अपने राइट्स को बचाना। आपको आपको पता है ना कि जो स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में, जंगल में आपके राइट्स को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये सिटीजन बने हैं आकर के, क्यों, क्योंकि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। यही नैरो व्यू है, इसलिए इसे नैरो व्यू कहा जाता है। तो ये अभी हिंदी वाला भी देख लो जल्दी से, उदारवादी सिद्धांत जो कि सीमित आवश्यकताओं के बारे में बात करता है, संकीर्ण ये सोच है, दृश्य है, अप्रोच है, थ्योरी है ना। ये दृष्टिकोण किसके ऊपर जोर देता है, सॉरी, ये सिटीजनशिप इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक राजनीतिक समुदाय की सदस्यता मात्र है, उसके आगे कुछ भी नहीं। इनका जो केंद्र है, फोकस है, नागरिकता के साथ आने वाले अधिकारों और स्वतंत्रता के ऊपर है, ड्यूटीज के ऊपर नहीं।
ठीक है, इनका प्रायोजन या उद्देश्य क्या है? इनका प्रायोजन या उद्देश्य एक ही है कि नागरिकता के अधिकार के साथ हम अपने अधिकारों की रक्षा करनी है हमें, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने अधिकारों को बचाना है, इसीलिए हम नागरिक बने हैं। अभी हम देखते हैं लिबरल थ्योरी ही एक लिबरल स्कॉलर है, टीएच मार्शल इनका नाम है। टीएच मार्शल जो कि लिबरल थ्योरी से जुड़े हैं, तो हम लिबरल थ्योरी की ही बात कर रहे हैं। लिबरल थ्योरी से जुड़े टीएच मार्शल है, ये लिखते हैं सिटीजनशिप की, इन्होंने डेफिनेशन दी, सिटीजनशिप इज द फुल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। इनसे पूछा गया कि सिटीजनशिप को डिफाइन कीजिए, तो टीएच मार्शल कहते हैं कि सिटीजनशिप का मतलब है फुल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता, एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता। अभी पूर्ण सदस्यता का मतलब क्या है? देखा आपने, ये सिर्फ मेंबरशिप के ऊपर ध्यान देते हैं। पूर्ण सदस्यता का मतलब क्या होगा? पूर्ण सदस्यता का मतलब होगा कि उस राज्य में, उस राज्य में, उस स्टेट में आपके पास सिविल राइट्स भी हों, पॉलिटिकल राइट्स भी हों, सोशल राइट भी हो। क्योंकि आपको पता है कि अधिकारों के साथ ही तो आपका एक्सेस होता है ना। अगर आपके पास सिविल राइट होंगे तो जो नागरिक समाज है उसमें आपका एक्सेस होगा, वहां तक आपकी पहुंच होगी, वहां पे उसे आप प्रभावित कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास पॉलिटिकल राइट होगा तो आप राजनीतिक जीवन है जो उस राज्य का, उसे जी पाओगे, उसमें आपकी पहुंच होगी, उसे प्रभावित कर पाओगे। सोशल राइट होंगे तो सामाजिक जीवन तक आप विचरना पंजाबी का वर्ड है, आप उसमें शिरकत कर पाओगे। शिरकत भी मेरे ख्याल से हिंदी का वर्ड नहीं है। आप उसमें आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो पाओगे, है ना, इन्वॉल्व हो पाओगे। तो अभी जब इन्होंने बात की फुल मेंबरशिप के बारे में, तो फुल मेंबरशिप का मतलब क्या है? तो फुल मेंबरशिप का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि फुल मेंबरशिप का मतलब क्या है? तो फुल मेंबरशिप का ये कहते हैं कि मतलब है आपके पास तीन तरीके के राइट्स हों, तीन तरीके के राइट्स हों। फुल मेंबरशिप का मतलब है कि आपके पास तीन तरीके के राइट हो, तीन तरीके की फ्रीडम हो, तीन तरीके के अधिकार हो, तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप सम्मिलित हो पाओ, सम्मिलित हो पाओ, जुड़ पाओ, है ना। और वो तीन क्षेत्र कैसे हैं? वो कह रहे हैं कि ये है सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, है ना। और ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं कि जब सिटीजनशिप, आपको पता है वैसे मॉडर्न स्टेट के साथ सिटीजनशिप का आइडिया आया, लेकिन क्या जब मॉडर्न स्टेट बना एक दिन में ही सारे राइट मिल गए? नहीं। वो कह रहे हैं कि तीन अलग अलग स्टेजेस में धीरे धीरे से हमें ये तीन अलग अलग राइट्स मिले हैं सिटीजन्स को। पहले सिटीजन्स के पास सिर्फ एक ही तरीके के राइट थे, जो थे सिविल राइट्स, ठीक है। सिविल राइट जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसे। तो शुरुआत में जब सिटीजनशिप सामने आई तो सिर्फ आपको सिविल राइट्स दिए गए कि आप बोल सकते हो, अपनी पार्टी बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, इधर से उधर जाना है जाओ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसी चीजें बस आई, ठीक है। उसके बाद, और ये याद रखना, ये 18th सेंचुरी में आपको मिले, ये 19th सेंचुरी में मिले, और ये फिर तीसरे वाले 20th सेंचुरी में। तो उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू वोट हमें मिला, इलेक्शन, होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, ये हमें राइट मिले। और फिर तीसरे सोशल राइट्स, सोशल में राइट में आता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट के बाद आपको राइट्स मिलते हैं, कि आपको एजुकेशन का राइट, हेल्थ का राइट, है ना, कि सबकी आपको कुछ जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिए स्टेट आपको फंड्स प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीजें जो सामाजिक जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें वो आपको प्रोवाइड की गई, यहाँ पे सोशल राइट्स में वो आता है। इंडिया में होता है ना, बहुत सारी स्कीम्स आपके लिए लाई जाती हैं, वो चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि तीन तरीके के आपके पास राइट्स होते हैं, तो फुल मेंबरशिप है पॉलिटिकल कम्युनिटी की, और वही सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। ये टीएच मार्शल की थ्योरी है, अभी हिंदी में भी देखेंगे। टीएच मार्शल ने क्या कहा? नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता है, और पूर्ण सदस्यता का अर्थ है तीन अधिकार। तीन अधिकार है नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। नागरिक में आएगा भाषण, सभा, आंदोलन, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। राजनीतिक में आएगा मतदान, चुनाव और सार्वजनिक कार्यालय धारण करने का अधिकार। सामाजिक अधिकार में आएगा न्यूनतम जीवन स्तर जीने के लिए कुछ आपकी जरूरतें पूरी करेगा स्टेट, और ये वाला सामाजिक कल्याणकारी राज्य के बाद ये हमारे सामने पैदा हुआ है, ठीक है। अभी हमने बात की टीएच मार्शल की, तो टीएच मार्शल के बारे में थोड़ी और चीजें देख लो।
1893 में बर्थ हुआ, 1981 में इनकी डेथ होती है, याद रखिएगा। इंग्लिश फिलोसोफर थे, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश थे ये। और ये इनकी कुछ बुक्स हैं, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास एंड अदर ऐसे 1950 में पब्लिश होती है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास बाय टी.एच. मार्शल और एक और स्कॉलर ने मिलकर लिखी 1976 में। इसके अलावा क्लास, सिटीजनशिप एंड सोशल डेवलपमेंट 1973 में पब्लिश हुई। द राइट टू वेलफेयर एंड अदर एसेज 1981 में। तो ये सारी बुक्स टी.एच. मार्शल की है। अभी लिखना चाहते हो अभी लिख सकते हो, रुक करके वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके आप देख के अभी लिख सकते हो। इसके अलावा बाद में आप पीडीएफ से भी लिख सकते हो, है ना, बाद में पीडीएफ से लिख लेना, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। अभी हमने बात की थी लिबरल थ्योरी की, अभी हम आएंगे रिपब्लिकन थ्योरी के ऊपर। तो रिपब्लिकन और कम्युनिटेरियन थ्योरी सेम है इस फील्ड में, रिपब्लिकन और कम्युनिटेरियन थ्योरी सेम है, ठीक है। अभी ये ब्रॉड व्यू है, लिबरल्स का व्यू जैसे नैरो था, अभी ये वाला ब्रॉड व्यू है। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि हमने बात की ना कि रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, ये सामने रखते हैं कि सिटीजन किसे बनाया जा सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इनके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है पहली, वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ पे आ गए, आपका ये देखो, ये हमारा देश है, हमारे देश है, टेरिटरी है, तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, आपका यहाँ बर्थ हुआ है या आपके पेरेंट्स यहाँ के रहने वाले हैं, तो इस वजह से बस आपको सिटीजनशिप दे दी जाए, ऐसा है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आपको सिटीजन हम तब मानेंगे जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में, हाँ, पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, जब आप यहाँ के राज्य के कामकाज में आप पार्टिसिपेट करोगे, यानी कि एक राज्य की मेंबरशिप। इसे ऐसे देखो यार कि एक जब आप एक फैमिली के मेंबर बनते हो, वैसे तो आपको पता कि बाय बर्थ आप एक फैमिली के मेंबर बन जाते हो, लेकिन कहा जा रहा है कि आपको हमारी फैमिली का मेंबर तब माना जाएगा अगर आप हमारी फैमिली के कामकाज में भी हमारा साथ दोगे, ठीक है। आप हमारे साथ मिलके खाना भी बनाओगे, आप हमारे साथ मिलकर के लिविंग भी अर्न करोगे, है ना, आप हमारे साथ मिलके घर को भी बनाओगे, तो आपको फैमिली का मेंबर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये आपने देखा होगा, ये होता भी है फैमिली में कि नहीं, कि आपको रियल फैमिली का मेंबर तभी माना जाता है जब आप ये सारी चीजें करते हो, और आप करते भी हो हमेशा, है ना। अगर आपके घर में शादी करके कोई नया घर के अंदर आता है, वो लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, नई सोसाइटी है, लड़के भी आते हैं, तो वो लड़का या लड़की को तब आपके परिवार का मेंबर माना जाता है जब वो आपके घर के सारे कामकाज में साथ मिलके काम करता है। ये चीज ऑब्वियस है, ठीक भी है, यही बात ये थ्योरी करती है। ये कह रहे हैं कि स्टेट का मेंबर हम तब आपको मानेंगे जब आप स्टेट के कामकाज में भी पार्टिसिपेट करोगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी कि किस चीज के ऊपर फोकस करती है थ्योरी, ड्यूटीज के ऊपर, कर्तव्य के ऊपर, कि आपके कर्तव्य क्या है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप हमारे घर में पैदा हुए हो, आप अंबानी जी के घर में पैदा हुए हो, अनिल अंबानी के घर में पैदा हुए हो, तो अनिल अंबानी की जितनी प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी, तो राइट्स आपको मिलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको अनिल अंबानी के घर में पैदा हुए तो सारी आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, लेकिन तब मिलेगी अगर आप उनका बिजनेस भी संभाल रहे हो। अगर आप ये करोगे बिजनेस मुझे संभालना नहीं है, बस पैसे को यूज करना है, तो ऐसा नहीं होगा, बिजनेस आपको संभालना होगा, अदरवाइज दूसरे बेटे के पास जाएगी। ये बातें हैं। और एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में इस तरीके की सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे बात हो रही थी ना, वहां पे बात होती थी कि जो वहां पे बात होती थी कि जो वीमेन है ना, जो वीमेन है एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में, एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में, प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में बात होती थी एरिस्टोटल के टाइम पे, जो वीमेन है, जो चिल्ड्रन है, जो एज्ड पीपल हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उन्हें सिटीजन नहीं माना जाएगा। ऑल्दो, हालांकि वो राज्य का मेंबर है, लेकिन उन्हें सिटीजन नहीं माना जाता था। समझ रहे हो आप, सिटीजन नहीं माना जाता था। वीमेन को क्यों नहीं सिटीजन माना गया कभी, लेकिन वो राज्य के अंदर ही रह रही है, भीतर ही रह रही है, क्यों नहीं माना जाता था, क्यों नहीं माना जाता था,
क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि माना जाता था कि वीमेन इंटेलेक्चुअली इंफीरियर होती हैं, इंटेलेक्चुअली वो आप कह सकते हैं कि वीक हैं, तो इसलिए उन्हें नहीं माना जा सकता, वो सोच समझ नहीं सकती। चिल्ड्रन को नहीं माना जाता था क्योंकि आपको पता कि वो सोच समझ नहीं सकते, अभी बच्चे हैं तो अच्छे से रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, जो रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, आपको पता ही है कि वो राज्य के कामकाज में कैसे फिर पार्टिसिपेट करेगा, तो इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एज्ड पीपल, बूढ़े हो चुके हैं तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप बाहर के देश के हो तो फॉरेनर हो तो आपको हम करने ही नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे यहाँ पे कुछ गलत कर सकते हो। आप स्लेव हो ही इस वजह से क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको दूसरे के लिए काम करना होता है। तो अगर आप अपने लिए नहीं कर सकते तो स्टेट के लिए क्या करोगे? तो यानी कि इन सभी लोगों को माना गया कि ये इनकेपेबल है, इनकॉम्पिटेंट है, ये स्टेट के लिए कुछ नहीं कर सकते, चाहे ये स्टेट के अंदर रह रहे हैं लेकिन सिटीजन नहीं है। तो यानी कि सिटीजन वही होगा जो स्टेट के लिए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है। अभी रिपब्लिकन थ्योरी से जुड़े कौन कौन स्कॉलर्स हैं? एरिस्टोटल जुड़े हैं, मैकाइवली, रूसो, क्विंटन स्किनर, एड्रियन ओल्डफील्ड, G.J.A. पोकॉक जुड़े हैं। इसके अलावा कम्युनिटेरियन स्कॉलर्स एलिसडायर मैकेंटायर, माइकल सैंडल, माइकल वोल्जर, ये सारे जुड़े हुए हैं किससे? रिपब्लिकन थ्योरी, कम्युनिटेरियन थ्योरी से। एरिस्टोटल क्या लिखते हैं? एरिस्टोटल की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एरिस्टोटल की डेफिनेशन देख के। तो एरिस्टोटल लिखता है कि सिटीजनशिप इज द कंडीशन ऑफ सेल्फ रूल, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड, एबिलिटी टू रूल एंड बीइंग रूल्ड। मैं आपको हिंदी में ये बताता हूं थोड़ा सा और आपको अच्छे से क्लियर होगा। सोरस्तु क्या कह रहे हैं कि नागरिकता स्वयं शासन की शर्त है, ये शासन करने और शासित होने की प्रथा है, शासन करने की क्षमता और शासन करने होने की क्षमता। तो दो चीजें यहां पे आई, एक तो आई कि आप एबल हो कि नहीं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी कैपेसिटी है कि नहीं रूल करने की, ठीक है। और दूसरी चीज यहां आई थी शर्त यानी कि कंडीशन। तो यानी कि सिटीजनशिप दो चीजें साथ में लेके आई, एक कंडीशन और एक कैपेबिलिटी। तो सिटीजनशिप ने क्या कहा कि दो चीजें होनी चाहिए, एक खास तरीके की कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, एक खास तरीके की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। वो क्या है? वो है कि आप रूल कर सको और रूल हो सको। अभी रूल कर सको रूल हो सको का मतलब क्या है? तो रूल कर सको का मतलब है कि आप जो लॉ मेकिंग है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सको। क्या आप में ये कैपेसिटी है कि आप राज्य के, स्टेट के कानून बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो? ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो आप स्टेट के मेंबर हो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैपेबल हो और करोगे तो आप सिटीजन हो, अदरवाइज नहीं। तो ये तो है यहाँ पे कैपेसिटी जो आप में होनी चाहिए, कैपेसिटी टू रूल एंड बीइंग रूल्ड, कंडीशन टू रूल एंड बीइंग रूल्ड, है ना। तो ये दो चीजें हैं। तो बीइंग रूल्ड का मतलब है कि बाद में जो आपने कानून बनाए हैं उसी से आपको रूल किया जाएगा। सो मैं अभी मान के चल रहा हूं कि आप सभी के लिए यहां तक रिपब्लिकन थ्योरी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगली चीज आती है एक्यूजेशन ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जाएगा। ये तो हमने बात कर ली कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है, लिबरल थ्योरी क्या कहती है कौन सिटीजन है, रिपब्लिकन थ्योरी क्या कहती है कौन सिटीजन है। अभी थ्योरी तो कुछ भी कहती रहेगी, लेकिन हमें ये देखना है ना कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है, कि सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे करेंगे। मैं सिटीजन बनना चाहता हूं तो मैं कैसे बनूंगा? ठीक है, कैसे बनूंगा? तो एक कन्वेंशन हुआ 1930 में, दी हेग कन्वेंशन इसे कहते हैं। सो दी हेग कन्वेंशन होता है 1930 में। इसमें कहा गया इट इज फॉर ईच स्टेट टू डिटरमाइन अंडर इट्स ओन लॉ हु आर इट्स नेशनल्स। तो दी हेग कन्वेंशन में कहा गया कि हर एक स्टेट का, हर एक स्टेट के पास ये पावर है, हर एक राज्य के पास ये पावर है कि वो डिटरमाइन करेगा, कि वो डिसाइड करेगा, वो ये चीज को आप कह सकते हैं कि नियमित करेगा कि कौन मेरे देश का सिटीजन होगा कौन नहीं। तो यानी कि आपको सिटीजनशिप देने का अधिकार किसके पास है? वो राज्य के पास है। और ये बात हुई 1930 में दी हेग कन्वेंशन में। ठीक है, तो स्टेट के पास पावर है कि आपको ग्रांट करेगा वो सिटीजनशिप या नहीं। अभी हमने स्टेट से डिमांड करनी है कि हमें सिटीजन दो,
तो हमें पहली चीज तो ये पता चली ना कि सिटीजनशिप आपको मिले, आप एक्वायर करना चाहते हो सिटीजनशिप, तो पहली चीज हमें ये पता चली कि हमें मिलेगी कहां से, तो हमें मिलेगी राज्य से, स्टेट के पास ये पावर है। ठीक है, तो स्टेट के ऑफिस में हम जाएंगे। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडिया में द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमें बताता है कि हम कैसे इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। ये वाला एक्ट हमें बताता है। सो इसमें लिखा गया कि आप कैसे सिटीजन बन सकते हो। तो इस एक्ट में कहा गया कि 4 तरीके हैं, देयर आर 4 वेज। एक तो है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। इन्होंने 4 प्रोसीजर हमें बताए। बाय बर्थ का मतलब है, ये कह रहे हैं कि आपका जन्म इसी धरती के ऊपर हुआ है, इंडिया में ही हुआ है, इसी टेरिटरी के ऊपर हुआ है, तो आप देश के सिटीजन हो, पहली बात। दूसरी बात बाय डिसेंट यानी कि बाय ब्लड, यानी कि आपका बर्थ यहाँ पे हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स यहाँ के थे, इंडिया के थे, ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तीसरी चीज है रजिस्टर कीजिए, आप इंडिया के बाहर से आए हो या इंडिया में रहते हुए आपको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हो बीइंग अ सिटीजन। ठीक है, आप स्टेट के पास जाइए और उन्हें कहिए कि हमें भी आपके देश का सिटीजन मान लो, तो रजिस्ट्रेशन वो तरीका है। नेचुरलाइजेशन वो तरीका है जो एक लीगल तरीका है, जो आपको बताता है कि आप सिटीजन कब बन सकते हो। आप किसी भी देश के हो, तो इंडिया में आप 12 साल तक रहे हो, 10 साल तक रहे हो, कुछ और कंडीशन आप फुलफिल करते हो, ठीक है, तो आपको सिटीजन हम आज से मानना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यही रजिस्ट्रेशन वाला 12 साल का है, याद रखना। अभी इसके बारे में डिटेल में बाद में पीडीएफ से पढ़ लेना, बर्थ के बारे में, डिसेंट के बारे में, क्या क्या हमारे यहाँ कंडीशंस है, लेकिन याद रखना ये 4 चीजें हैं जिसके थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप दी जाती है। चलो अभी हम थ्योरी की तरफ आएंगे दोबारा से, क्योंकि आपको पता है कि थ्योरी पार्ट में इसे हम पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी पार्ट में एक्विजिशन करने के 3 तरीके हैं, सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 3 तरीके हैं, 3 अलग अलग थ्योरीज हैं, 3 अलग अलग वेज हैं, 3 अलग अलग अप्रोचेस हैं। तो पहली अप्रोच, पहला वे, पहला तरीका जिसे कहते हैं जस सैंग्यूनिस। जस सैंग्यूनिस जस सैंग्यूनिस बताता है कि सिटीजनशिप आपको दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट और पेरेंट्स, है ना, यानी कि ब्लड रिलेशन की वजह से। ठीक है, सो ब्लड रिलेशन की वजह से जस सैंग्यूनिस है जो आपको सिटीजनशिप देता है। ब्लड रिलेशन वही जो अभी हम बात कर रहे थे पीछे डिसेंट वाली, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप भी इंडिया के सिटीजन होंगे, इसे जस सैंग्यूनिस कहते हैं। जस सेंग्यूनिस की बात है, तो जस सेंग्यूनिस का मतलब है कि वंश के आधार पर आपको नागरिकता दी जाती है। वंश का मतलब होता है कि आपके माता पिता इसी देश के हैं, तो आप भी इसी देश के सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी, यानी कि खून का रिश्ता देखा जाता है कि अगर आपका ब्लड रिलेशन है, आपके वंश, आप यहीं के वंशज हो, तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जा सकती है। तो ये पहला तरीका है। इंडिया में इसे फॉलो किया जाता है कि नहीं? बिल्कुल किया जाता है, अभी हमने पढ़ा बाय डिसेंट वाली बात, है ना। दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं जस सोली, और इसका मतलब है बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। आपके मदर और फादर इंडियन नहीं है, ठीक है, आपके मदर और फादर इंडियन नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं सिर्फ, लेकिन आपका जन्म, आपके मदर और फादर उस टाइम पे यहां थे इंडिया में जब आपका जन्म हुआ, आपकी मदर ने आपको बर्थ दिया इंडिया की टेरिटरी के ऊपर, तो आप आज से इंडिया के सिटीजन हो। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा होता है कि आपके मदर और फादर सिटीजन ना भी हों, लेकिन आपका अगर बर्थ वहां होता है तो आपको सिटीजनशिप दी जाती है, इसे जस्ट सोली कहते हैं। इंडिया में भी इसे फॉलो किया जाता है कुछ कंडीशंस के साथ। अभी जस्ट सेंग्यूनिस और जस्ट सोली दोनों का मिक्सचर कहां कहां पे अपनाया जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में दोनों को फॉलो किया जाता है, कनाडा में भी, इजराइल में, ग्रीस में, आयरलैंड में, जर्मनी में, और इंडिया में भी इसे फॉलो किया जाता है, जस्ट सेंग्यूनिस और जस्ट सोली दोनों को, बाय बर्थ और बाय डिसेंट दोनों को। अभी क्या यही 2 तरीके हैं, क्या यही 2 थ्योरीज हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने की? नहीं, सिटीजनशिप को एक्वायर करने की तीसरी थ्योरी है जिसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू एक इंडिविजुअल सिटीजनशिप एक्वायर करता है। अभी यहां पे मानिए कि एक देश है, आप देश छोड़िए, आप इसे सीधी बात कीजिए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपका बर्थ यूएस में हुआ? नहीं हुआ, आपका बर्थ यूएस में नहीं हुआ। आपके पेरेंट्स यूएस के हैं? नहीं, हमारे पेरेंट्स भी यूएस के नहीं है।
लेकिन आप जाना चाहते हो यूएस, आपको यूएस की सिटीजनशिप चाहिए क्योंकि आप वहीं पे आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हो, स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हो, जॉब भी वहीं पे करना चाहते हो, तो आपको यूएस की सिटीजनशिप चाहिए। तो आपको कैसे मिलेगी? बाय बर्थ हो, बाय बर्थ आपका जन्म वहां नहीं हुआ, पेरेंट्स आपके वहां के नहीं है, तो कैसे मिलेगी? तो तीसरा तरीका होता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन उस लीगल प्रोसीजर को कहते हैं, है ना, जिस लीगल प्रोसीजर के थ्रू फिर एक देश आपको सिटीजनशिप देता है। वो देखता है कि क्या आप लॉयल हो कि नहीं इस देश के लिए। टाइम ऑफ रेजिडेंस, यानी कि हर एक देश का अलग अलग है ये, कि आप 10 साल 12 साल 15 साल लगातार हमारे देश में रहे हो तो आपको इस देश की सिटीजनशिप दी जा सकती है। आपको हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज पता है, आपको हमारे देश का कल्चर पता है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो फिर आपको सिटीजनशिप दे दी जाती है, चाहे आपका बर्थ ना भी वहां पे हुआ हो। इसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं। चलो ठीक है, तो अभी कुछ और चीजें इससे जुड़ी देख लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस में तो ये देखना जरूरी है कि आर्टिकल जो 15 है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप सभी इसके बारे में जानते हो कि जो ह्यूमन राइट्स से जुड़ी डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशंस में, उसका आर्टिकल 15 था, 15 था, जो ये कहता है, क्या कहता है कि राइट टू सिटीजनशिप एक ह्यूमन राइट है। तो सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना एक ह्यूमन राइट। तो इसे ह्यूमन राइट माना गया है कि ये किसी से वापस नहीं लिया जा सकता। और इस आर्टिकल में कहा गया 15 में, everyone is entitled to a citizenship and citizens cannot be arbitrarily deprived of their citizenship or denied the right to change it। तो कहा जा रहा है कि किसी भी इंसान की बिना वजह से आर्बिट्रेरली, बिना किसी कानून, बिना किसी प्रोसीजर से ना तो सिटीजनशिप वापस ले सकते, ना ही आप उसे मना कर सकते हो कि सिटीजनशिप हम उसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप एक ह्यूमन राइट है, आप किसी को सिटीजनशिप से मना नहीं कर सकते। अगर वो आपको सिटीजन बनना चाहता है, आप ये नहीं कहते कि हम सिटीजन नहीं बनने देंगे, आप कहेंगे कि प्रोसीजर फॉलो करो, आपको हम बनने देंगे, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। तो क्या निकल कर आता है यहां से कि सिटीजनशिप एक ह्यूमन राइट है, कोई इसे आपको मना नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस। चलो अभी सिटीजनशिप से जुड़ी कुछ और थ्योरीज हैं तो इसे देख लेते हैं। तो पहली थ्योरी है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, विल किमलिका इससे जुड़े हुए हैं। विल किमलिका कहते हैं कि अभी हमने बात की ना सिविल पॉलिटिकल सोशल राइट्स की, जो टीएच मार्शल ने बात की, इसी में एक और राइट जोड़ दिया विल किमलिका ने। वो कौन सा राइट था? वो राइट था राइट टू कल्चरल प्रिजर्वेशन, कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सको, अपने कल्चर की आइडेंटिटी को बचा सको, ये भी राइट होना चाहिए एक सिटीजन का। तो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप इसे कहते हैं कि आप में ऐसा नहीं होगा कि आप एक हिंदू राष्ट्र हो तो हिंदू आपके सिर्फ सिटीजन होंगे, ऐसा नहीं, अलग अलग कल्चर के लोगों को आप यहाँ पे सिटीजन बनने का मौका दीजिए और अपने कल्चर को फॉलो करने का भी मौका दीजिए। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, इससे मैरियन यंग जुड़ी हुई हैं, ये भी इसी तरीके की सिटीजनशिप की बात है कि जो बात करते हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने का मौका देना चाहिए। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप से विल किमलिका जुड़े हैं, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप से मैरियन यंग जुड़ी हैं, ऐसे याद रखना। विल किमलिका की यहाँ पे कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, बाद में आप इसे देख लेना, पीडीएफ से अच्छे से लिख लेना। इसके अलावा कॉस्मोपोलिटन सिटीजनशिप की बात की मार्था नसबॉन ने, ठीक है, क्वामे एंथनी अपाए, ये कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि कॉस्मोपोलिटन सिटीजनशिप की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब देखो मैं आपको बताता हूं कि आप इंडिया के सिटीजन हो, है ना, आप इंडिया के सिटीजन हो, तो यहाँ पे दूसरी तरफ कुछ लोग पाकिस्तान के सिटीजन हैं। तो अभी पाकिस्तान के सिटीजन के साथ कुछ बुरा होता है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें अधिकार नहीं देती तो हम उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाते। हम तो उठाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि लोग नहीं उठाते, ये कहा जाता है कि दूसरे देश के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ये बाउंड्री बन जाती है, आप सिर्फ उन्हीं सिटीजन्स के बारे में सोचते हो। वो कह रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप का मतलब है कि आप हर एक देश के सिटीजन हो। सिटीजनशिप बाउंड्रीज उसे बाउंड्री पॉलिटिकल बाउंड्री उसे लिमिटेड करती है। वो कह रहे हैं कि आपको एज अ ह्यूमन बीइंग हर एक देश के नागरिक को अपना भाई समझना चाहिए, वो भी आप ही की तरह नागरिक है। सिर्फ इंडिया के नागरिक आपके भाई नहीं है,
वो ह्यूमन बीइंग आपके भाई नहीं है, नागरिक नहीं है, बाकी के देशों के लिए भी है, उनके लिए भी आपको काम करना चाहिए। इसे आप कह सकते हैं कि इसके बारे में आपको पता, गांधी भी बात करते हैं, इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर भी बात करते हैं। इसके अलावा पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप है एक और आइडिया, इससे जुड़े हुए हैं यास्मीन सोयसाल। ये कह रहे हैं कि देखो, अगर आप इंडिया के सिटीजन बनते हो तो आपको पता है कि कितनी सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं। योग के बारे में आप जानते हो, योगा के बारे में, वैल्यूज, ट्रेडिशंस के बारे में, टॉलरेंस, कितनी सारी चीजें हैं जो इंडिया में रहने के बाद आपको मिलेंगी, है ना। अगर आप दूसरे देश में जाते हो तो वहां की कुछ यूनिक चीजें, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से होना ये चाहिए मल्टीपल सिटीजनशिप, कि हर एक इंसान के पास अधिकार हो कि वो बहुत सारी सिटीजनशिप रख सके, यानी कि हर एक देश की अच्छी चीजें सीख सके, हर एक देश की अच्छी वैल्यू सीख सके, किसी से स्टडी कर ले, किसी में जाके जॉब कर ले, किसी में कल्चर सीखे अच्छा, तो उसके पास ये सारे अधिकार होने चाहिए, एक से ज्यादा सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन इंडिया का जो कानून है, याद रखना, इसके अगेंस्ट है। वो कह रहा है कि एक ही देश की सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए या हो सकती है। तो ये सिटीजनशिप के बारे में सारी चीजें थी, आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और टेलीग्राम सबने ज्वाइन कर लिया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ।